हाँ हेलो। तो इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 1 के सब्सिडरी में केमिस्ट्री ऑनर केमिस्ट्री सब्सिडरी में फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट पढ़ना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कहता है कि वैसा सॉल्यूशन, कहता है कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करे। यानी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजल्व है उस पे अगर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूशन का जो मोल्स डिजल्व है, मतलब कि सॉल्यूट का जो मोल्स डिजल्व है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, क्योंकि अगर जहां पे हम मोल्स कंसीडर कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी पार्टिकल कंसीडर तो हो ही जाएगा। क्लियर? तो हम इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, द properties of solution which are depend upon number of moles of solute known as कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नोन एज कोलिगेटिव। उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। और जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, मोल्स के बदले में पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पे मोल्स हो गया वहां पे तो पार्टिकल्स हैं ही। क्लियर? तो कहता है कि चार टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में RLVP भी कहते हैं, RLVP। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो चार पॉइंट जो होंगे ये चारों को इस चारों के चारों को हम क्या कहते हैं? तो इन चारों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज हम मेंशन करना चाहते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे देगा कि which of the following is not colligative property, और वहां पे टोटल रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना लिखकर अगर वेपर प्रेशर लिख दे तो सिंपल वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। याद रखा जाएगा कि वेपर प्रेशर अपने आप में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, पूरा रिलेटिव लोडिंग होगा। उसी टाइप से अगर लिख दे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसी टाइप से अगर फ्रीजिंग पॉइंट लिख दे तो फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। उसी टाइप से अगर ऑस्मोसिस लिख दे
ऑस्मोसिस जो होगा वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बातचीत करेंगे। क्लियर। इस सब को मिटाते हैं और हम बात करते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि सपोर्ट है कि हमें वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्वेंट मानेंगे। ये क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है। कहते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड किसे कहते हैं? तो वैसा लिक्विड जो किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में चेंज करते रहे उसको हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। जैसे कि वाटर वोलाटाइल लिक्विड होता है, एल्कोहल वोलाटाइल लिक्विड है, क्योंकि ये सब अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी अगर बॉइलिंग पॉइंट ना भी दे तो हर टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होते रहता है। इस सारे लिक्विड्स को वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। कहते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड अगर है तो यहाँ से एक वेपर निकल रहा होगा, यहाँ से एक वेपर निकलेगा। इस वेपर निकलेगा तो इक्विलिब्रियम में, अगर वह एटमॉस्फेयर से इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका एक प्रेशर होगा जिसको हम P0 A मानते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का जो वेपर निकलेगा उसका जो प्रेशर होगा उसको हम P0 A मानेंगे। क्लियर। और P0 A क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, इसको बढ़िया से समझने के लिए आप डाइल्यूट सोल्यूशन नाम से वीडियो है, प्लेलिस्ट में भी है, और मतलब कि देखिएगा ना वीडियो उसमें, तो उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन कर हम ऑनर्स वाले पेपर में पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के सब्सिडरी में है और केमिस्ट्री ऑनर्स में कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं, यहाँ प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्लियर। फिर भी जो भी टॉप टर्म्स आएगा उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। क्लियर। तो P0 A क्या है? तो जो प्योर वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है। क्लियर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में है। कहता है कि अब हम इसको क्या करें, यहाँ पे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अभी क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा, अब सॉल्यूशन से जो वेपर निकलेगा उस वेपर की प्रेशर, उस वेपर का जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? पार्शियल प्रेशर के नाम से। तो एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि अगर जो प्योर लिक्विड है, मतलब कि P0 A है, प्योर लिक्विड, अब हम हमने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब जो वेपर जो निकल रहा है उस वेपर का निकलना कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो वेपर का निकलना जब कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हुआ वह प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो गया, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो गया। क्लियर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आफ्टर द addition of non-volatile
solute in a volatile solvent, vapor pressure of solution decrease in respect of vapor pressure of pure solvent. क्लियर? तो उससे क्या होगा, वह डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को मिटाते हैं, इसमें हमारे कुछ टर्म्स आएंगे, उसको हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद बातें समझते हैं। कहते हैं कि अगर हम सपोज करें कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट ए मानते हैं, मतलब कि जब सिर्फ पानी है या सिर्फ एल्कोहल है उस समय का जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम पी नॉट ए मानते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इसको हम पी नॉट बी मानते हैं। क्या मानते हैं? पी नॉट बी। चूंकि इसका वैल्यू 0 होगा, पी नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उससे तो कुछ वेपर निकलेगा ही नहीं, तो वेपर निकलेगा नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद हम लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब हुआ कि उस समय का प्रेशर जब सॉल्यूशन बन गया है, तो सॉल्यूशन बन गया है तो उस समय भी तो इससे कुछ वेपर निकलेगा, तो उस समय से जब वेपर निकलेगा उसको हम पीएम मानेंगे। पी नॉट ए जब सिर्फ लिक्विड है, पीए जब सॉल्यूशन बन गया है। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे? पीए। क्लियर? उसी टाइप से हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको पीपी कहते हैं। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन कहाँ निकालेंगे? सॉल्यूशन में। इसको हम एक्स से सपोज करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहाँ? इन सॉल्यूशन, इसको हम एक्स भी मानते हैं। क्लियर? और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसको हम पी टोटल कह सकते हैं या पीएस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पी टोटल कहिए या पीएस कहिए, हम लोग पीएस करके लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब इसमें एक टर्म आएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको भी यहीं पे क्लियर कर दे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम डेल्टा पी मानते हैं। क्या मानते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? तो प्योर कंपोनेंट्स का, यानी कि जो सिंपल जब सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर से अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर हम माइनस कर दें तो जितना कम होगा निकल जाएगा ना, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा पी। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर?
अब हम चलते हैं अपने और सारी बातों पे। तो राउट्स अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ जो कहता है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो कंपोनेंट्स के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। राउट्स लॉ हमने पढ़ाया है डायरेक्ट सॉल्यूशन में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो P इक्वल टू पी नॉट ए एक से होता है राउट्स लॉ, इसको याद रखा जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि PB इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? ये राउट्स का नियम है। तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ its components, पार्शियल प्रेशर ऑफ इट कंपोनेंट्स। इसको जो कंपोनेंट्स होगा उसके पार्शियल प्रेशर को अगर हम ऐड कर दे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, यानी कि PS इक्वल टू होता है PS इक्वल टू PA प्लस PB। क्लियर? तो PS इक्वल टू PA प्लस PB है, तो PS और PA के लिए हम लिख सकते हैं P नॉट ए एक्स से और प्लस P नॉट बी एक्स बी। क्लियर? और अभी हम लोग देखे थे कि P नॉट बी इक्वल टू जीरो, P नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट जो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूट से तो वेपर निकलेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर जीरो, तो यह क्या आ जाएगा? जीरो, यानी कि PS इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट ए एक्स से। इसको इक्वेशन मानते हैं। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम बात करें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की अगर हम बात करें तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम? डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस PS। अब PS का वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट से, पुट द वैल्यू ऑफ PS फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से PS का वैल्यू पुट करें। इसको मिटाते हैं सबको क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि डेल्टा P इक्वल टू P नॉट ए माइनस, अब PS का वैल्यू पुट करना इक्वेशन फर्स्ट से, तो P नॉट ए इंटू एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर अब इसको मिटा दें, हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे डेल्टा P नॉट ए कॉमन ले लें, तो P नॉट ए हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स से। क्लियर? तो डेल्टा P बाई P नॉट ए इक्वल टू, और 1 माइनस एक्स के लिए हम x भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि x प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन
दोनों को ऐड कर दे तो 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाएगा कि ये क्या है। पी नॉट ए तो कांस्टेंट है, पी नॉट ए का वैल्यू जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो अगर हम कांस्टेंट को हटाएं बाय द रिमूवल ऑफ कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट को हटाएं तो डेल्टा पी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इसको ढंग से समझा जाएगा, डेल्टा पी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। और डेल्टा पी क्या है भाई, तो डेल्टा पी जो हमारा है कि पी नॉट ए माइनस पी एस विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा पी का वैल्यू कांस्टेंट है, वो तो बदलने वाला है नहीं, यानी कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ना कि एक्स बी का वैल्यू जितना ही अधिक बढ़ेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो लिख सकते हैं कि बाय दिस इक्वेशन it is clear that as well as mole fraction of solute increase, as well as mole fraction of solute increase in solution, vapor pressure of solution decrease, vapor pressure of solution decrease। क्योंकि पीएस का वैल्यू घटेगा तभी डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि पी नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को देखना है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, इसका वैल्यू 100 फिक्स है, क्लियर। तो इसका वैल्यू 100 फिक्स है, तो इसमें से अगर 10 माइनस करोगे तो डिफरेंसेस, इसका वैल्यू 100 क्या है, फिक्स है। तो इसमें से अगर आप 90 माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस कितना का हुआ, 10 का हुआ। 100 फिक्स है, 80 माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या है, 20 का आएगा। 100 फिक्स है, 70 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना का है, 30 का है। यानी कि ये वैल्यू तो बढ़ रहा है ना, तो यानी कि इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कि डेल्टा पी के वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि पीएस को कम करें, क्योंकि पी नॉट ए का वैल्यू क्या है, ये क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी के वैल्यू को बढ़ाना है, देखिए भाई कि पीएस को कम कीजिए तभी बढ़ेगा, क्लियर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जितना अधिक हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ाएंगे, लोडिंग उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। अब इसी इक्वेशन से फिर से आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी है, क्लियर। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, और एक्स बी के बदले में हम लिख सकते हैं कि एन वी बाई एन वी प्लस एन। एन वी क्या है, क्योंकि एक्स बी इक्वल टू होगा एन वी इंटू एन वी प्लस एन। तो एन वी क्या है, एन वी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए क्या है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप जानते हो कि किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका मोल्स बाय सॉल्यूशन का मोल्स, तो उसी टर्म में लिख दिए हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझेंगे, कहता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर इसको वेरी डाइल्यूट लिखते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो राउट्स लॉ को ओबे करता है, मानता है। तो एक चीज को देखा जाए, कहता है कि राउट्स लॉ वहां पे फॉलो कर, वह सॉल्यूशन राउट्स लॉ फॉलो करता है
जहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन ना हो। लेकिन जो भी रियल सॉल्यूशन होता है वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। क्लियर? तो वैसे सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, इसकी चर्चा हम किए हुए हैं, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो राउट्स, तो अगर हम सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट कर दें, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का जो अमाउंट हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन है बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको लगभग आइडियल सॉल्यूशन मान लेंगे। और आइडियल सॉल्यूशन लगभग, जब आइडियल सॉल्यूशन के जैसा लगभग वर्ड हम हमेशा यूज कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो वह लगभग आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और लगभग आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा तो वहां पे हम कहेंगे कि वह राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए राउट्स लॉ। अगर हम सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट करें तो इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो सॉल्यूट का जो मोल्स होगा वो सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम होगा। तो सॉल्यूट्स का मोल सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन है। क्लियर? इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इसका मोल जो है बहुत कम है। तो थोड़ा सा लिख हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब चलिए डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू, अब एन बी के लिए हम लिख सकते हैं ना एम बी बाई कैपिटल एम बी, और इसके लिए एम ए बाई कैपिटल एम। ये क्या लिख दिए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मोल्स इक्वल टू आपको पता है, मोल इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास। क्लियर? अब मास को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और मोलर मास को कैपिटल एम से। और एक चीज आपको पता ही है कि बी हम लोग यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए और ए यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। एक चीज आपको पता होगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एम बी बाई कैपिटल एम बी इंटू एम ए बाई स्मॉल एम ए। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम, अगर हम कैपिटल एम बी हमको निकालना हो तो एम बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि स्मॉल एम बी इंटू कैपिटल एम ए बाई स्मॉल एम ए इंटू पी नॉट ए बाई डेल्टा पी। क्लियर? इस टाइप से हमारा एक इक्वेशन तैयार हुआ। तो कहता है कि हम लिख सकते हैं कि बाय दिस इक्वेशन we can calculate molar mass of solute। कहते इस इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखा जाएगा कि सॉल्यूशन का यूज करके हम मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन मोलर मास का बहुत सही वैल्यू नहीं देता है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ मोलर मास
which is determined by RLVP, relative lowering of vapor pressure, is not perfect. सही वैल्यू नहीं होता है, बिकॉज क्यों सही वैल्यू नहीं होता है? बिकॉज lowering of vapor pressure is too small to calculate. कहता है कि इतना ना कम से उसका लोअरिंग होता है कि उसका हम सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी कि डेल्टा पी का सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। और डेल्टा पी का जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करना चाहें और हम एक्सपेरिमेंटली सही कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में जब डेल्टा पी का वैल्यू ही हमने गलत पुट कर दिया, तो फिर ये तो एमबी का तो वैल्यू सही आएगा ही नहीं। क्लियर? तो आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज, इक्वेशन को डिराइव करते समय हम लोग इस बात को देखे हैं कि जो भी हम लोग डेरिवेशन किए हैं वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए किए हैं। लेकिन सोल्यूशन हमेशा तो डाइल्यूट होगा नहीं, अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन के लिए कंसिडर करना हो तब क्या होगा? तो वैसे के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो लिख लीजिएगा। तो सॉल्यूशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो वहां पर तो हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी हो सकता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर? तो जो हमने वैल्यू निकाला था कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि इसके पहले तो सब एज यूजुअल है, जो कहते हैं यहीं से हम लोग मॉडिफाई किए थे। इसको हम लोग लिखे थे कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी के बदले में लिखे थे क्या? एन बी बाई एन बी प्लस एन ए। क्लियर? तो चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन पे जब हम काम किए थे तो एनबी को नेग्लेक्ट किए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी टाइप के सॉल्यूशन का, तो किसी भी टाइप का सॉल्यूशन का बात करेंगे तो एनबी तो नेग्लेक्ट होगा नहीं। क्लियर? तो एनबी नेग्लेक्ट नहीं होगा तो हम इस इक्वेशन को पलट देते हैं, यानी लिख सकते हैं कि पी नॉट ए बाई डेल्टा पी इक्वल टू एन बी प्लस एन ए बाई एन बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम पी नॉट ए, अब डेल्टा पी के बदले में लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस, पहले लिखे हैं, और इसको बाई पार्ट कर देते हैं। तो बाई पार्ट कर दें तो एन बी बाई एन बी अब प्लस एन ए बाई एन बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1 आएगा, यानी कि पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस एन ए बाई एन बी। क्लियर? अब इसको इधर करके माइनस कर दें, यानी कि पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी एस अब माइनस 1 इक्वल टू एन ए बाई एन बी। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस, और इसको लिखें पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। क्लियर? अब इसको हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। क्लियर? ये तो कट गया तो लिख सकते हैं कि पी एस, और इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा पी
इक्वल टू Na/Nb। क्लियर? तो इसको फिर पलट दें, तो डेल्टा P इक्वल टू लिख सकते हैं ना PS, पलट देते हैं, इसको लिए लिख दें Nb/Na। अब इसके लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा P/PS, और Nb के लिए स्मॉल mb बाई कैपिटल MB और स्मॉल ma बाई कैपिटल Ma, यानी कि डेल्टा P/PS इक्वल टू स्मॉल mb बाई कैपिटल MB इंटू कैपिटल Ma बाई स्मॉल ma। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हमारा आ गया, और यहां से अगर हम निकालें MB का वैल्यू निकालें, तो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल MB इंटू कैपिटल Ma इंटू PS बाई डेल्टा P इंटू Ma स्मॉल m। क्लियर? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बाय दिस इक्वेशन we can calculate molar mass of सॉल्यूट। तो ये भी तो मोलर मास सॉल्यूट RLVP से ही आया है, तो यहाँ पर भी जो डेल्टा P का वैल्यू है ये भी तो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, और डेल्टा P का यहाँ पर भी वैल्यू जो होगा वो काफी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो मोलर मास का जो डिटर्मिनेशन होगा वो बहुत एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं देगा, वैल्यू जो होगा बहुत परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा। क्लियर? तो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही बात थी। अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए थैंक्स।